ठीक है भाई। तो पिछले वाले क्लास में हम लोग का जहां तक हुआ था उससे आज हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है। तो अब के जो तुम्हारे पार्ट्स रहने वाले रहेंगे, जैसे पिछले वाले क्लास में तो मैंने तुमको एक टेबल बना करके उसको छोड़ा हुआ था। ठीक है। तो वो जो टेबल तुम लोगों को बनवाया गया था, मैंने तुमको वहीं पे बोल दिया था कि इसको तुमको एज मतलब रीजनिंग बेसिस पे इसको तुमको याद रखना है अभी के लिए। क्लियर। तो रीजनिंग बेसिस पे वहां पे याद करने का मतलब यही था कि बस तुमको जो नंबर्स लिखे हुए थे हम लोगों ने वहां पे, उसको बस तुमको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर। कि जो नंबर्स हैं वो एक्चुअली में किन चीजों के रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। एक्चुअली में अभी जब हम लोग उसको एक एक करके डिस्क्राइब करने वाले रहेंगे, एक एक करके डिटेलिंग में देखेंगे, तो तुमको फिर उसमें से अंदाजा लगना स्टार्ट हो जाएगा कि एक्चुअली में जो हम लोगों ने टेबल बनाया हुआ था वो टेबल किसके लिए था। क्लियर। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, वेट वेट। हाँ, ऑडियो क्लियर होगा। ठीक है। अगर बीच में कुछ भी ऑडियो या वीडियो का, ऑडियो वीडियो से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तुरंत मैसेज करना, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो। क्लियर। एक सेकंड। हाँ, ठीक है भाई। तो हाँ, एक और एक मतलब तुम्हारे लिए एक और इंफॉर्मेशन था ये कि, हाँ, एक और इंफॉर्मेशन ये था कि आज रात के 12 बजे से ये जो तुम्हारे चैप्टर 2 के जो क्लासेस हैं, ये सारे के सारे क्लासेस अभी 1 वीक के लिए फ्री होने वाले हैं। क्लियर। तो अगर तुम्हारे कोई भी फ्रेंड्स वगैरह अगर इंटरेस्टेड हो तो उनको इन्फॉर्म कर देना। अगर देखना चाहें तो आकर के यहाँ पे फ्री मतलब कि विजिट करके ऐप पे विजिट करना है, फोल्डर पे जाएंगे, केमिस्ट्री वाले फोल्डर पे उनको सारे के सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो अगर क्लास करना चाहें तो उसमें से आकर के कर सकते हैं। तो ये बता सकते हो। ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए एक एप्लीकेशन से रिलेटेड एक नया इंफॉर्मेशन था। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं जिस टॉपिक को हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में छोड़ा हुआ था। मतलब एक बार मैं तुमको श्रोडिंगर इक्वेशन जो था इसको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ 5 मिनट के अंदर में। क्लियर। और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे, एक एक नंबर्स का डिस्क्रिप्शन, एक एक जो भी वहां पे क्वांटम नंबर्स आए हुए थे सभी का डिटेलिंग से एक एक करके हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक। चलो भाई, ठीक है। तो सबसे पहले में तो हम लोगों ने जो श्रोडिंगर इक्वेशन देखा हुआ, ठीक, ये जो इक्वेशन आया हुआ था ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए आया हुआ। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलो या फिर वेव मैकेनिकल मॉडल बोलो, दोनों उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो यहाँ से ये श्रोडिंगर का जो इक्वेशन आया हुआ था, इसमें से इसने जो इक्वेशन दिया हुआ था, एक्चुअली में इसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पार्टिकल ना होकर के ये वेव वेव फॉर्म में होते हैं। क्लियर। और वेव फॉर्म में होते हैं तब के केस में उनके लिए जो वेव इक्वेशन था इसने वेव इक्वेशन ही दे दिया। अब इसने जो वेव इक्वेशन लिखा हुआ था ये हो जाएगा, हालांकि इसको तुमको याद नहीं करना था, मैंने पहले ही बोला है, del 2 xi डिवाइड बाई del x स्क्वायर प्लस del 2 xi बाई del y स्क्वायर प्लस del 2 xi डिवाइड बाई del z स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे ये था 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाई h स्क्वायर, और यहां से ये था e माइनस वी मल्टीप्लाई बाई xi इक्वल टू 0। ये खतरनाक सा इक्वेशन इसने दिया हुआ था, और ये जो इक्वेशन है ये इलेक्ट्रॉन के वेव को रिप्रेजेंट करता है। ये वेव का इक्वेशन है। यहाँ पे जो xi यूज किया हुआ है, ये जो xi यूज किया हुआ है, पिछले वाले क्लास में बोला था आज से सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना है, टेबल बनाने के बाद से जो भी चीज नोट डाउन नहीं किया हुआ होगा उसको लिखते हुए चलना। ये xi जो रहता है ये क्या होता है, ये वेव फंक्शन होता है, इसको ईगन फंक्शन भी बोला जाता है, वेव फंक्शन। ठीक है। मैंने इसको ईगन फंक्शन भी बोला था। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इससे रिलेटेड। अब ये जो इक्वेशन है ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कहां पर है ये नहीं पता चल पाता, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां पे मिल सकते हैं ये फाइंड आउट किया जा सकता है। बोलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो कौन से रीजन में हो सकता है किसी एक एटम के। क्लियर। ये हम लोगों को ये इक्वेशन प्रोवाइड करता है। यहां से जो xi स्क्वायर है, क्लियर, xi स्क्वायर है, ये रिप्रेजेंट करेगा फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
क्लियर। ये फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसका वैल्यू तुमको मिलेगा जाई स्क्वायर से, जाई नहीं, जाई स्क्वायर से। जाई जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन होने वाला है। जाई स्क्वायर से इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी, बोलने का मतलब उस 3 डायमेंशनल स्पेस के कौन से पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन जो है ये मिल सकता है, ये हम लोग को बताता है जाई स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद मैंने इसके लिए थोड़ा सा और डिटेलिंग किया हुआ था, 1 मिनट, इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें और डिटेलिंग किया हुआ था और ये बताया था कि अगर कोई सा 3D एक स्पेस सिलेक्ट करते हो, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तब के केस में यहां से अगर अगर अभी तक अगर फिजिक्स में चैप्टर जो है ये मोशन वाले अगर कंप्लीट कर चुके रहोगे, तब के केस में तुमको वेक्टर्स पता होंगे। और उस केस में ये अगर ओरिजिन होता है तो ओरिजिन से आर वेक्टर बोलने का मतलब ये हो जाएगा किसी भी एक पॉइंट का पोजिशन वेक्टर। क्लियर है। तो पोजिशन वेक्टर यहां से ये आर हो जाएगा। ठीक। अब यहां से तुम्हारे एक्स वाई और जेड का वैल्यू, एक्स वाई और जेड का वैल्यू बोलने का मतलब एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या था यहां से, आर साइन थीटा साइन सॉरी कॉस फाइव, आर साइन थीटा कॉस फाइव, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाइव। क्लियर। और z इक्वल्स टू यहां से आर कॉस थीटा। ये समथिंग कुछ उस पे था। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। तो एक्स वाई जेड के हिसाब से ये सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने के तरीके हो जाएंगे। अब कैसे निकालना ये तुम्हारे काम का है नहीं। इस पेज में जितने भी इंफॉर्मेशन मैं तुमको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए एडिशनल नॉलेज होने वाला होगा चीजों को समझने के लिए, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो उनको समझने के लिए ही ये सारे एलिमेंट्स काम के। इनमें से ना एग्जाम्स में तुम्हारे कुछ पूछे जाने वाले होंगे, ना ही ये इक्वेशन तुमको याद करना है, ना ही इस इक्वेशन का डेरिवेशन देखना है। ये सब हमारे बस की बात है ही नहीं। तो यहीं तक बस तुमको देखना था। यहां से अगर आर, इसका अगर पोजिशन वेक्टर निकालेंगे तो पोजिशन वेक्टर का फॉर्मूला भी तुम लोगों ने देखा हुआ रहेगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां से इसके आर का भी वैल्यू तुम्हारा मतलब पोजिशन वेक्टर भी यहां से मिल जाएगा। क्लियर। तो ये सारे इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए एक इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी श्रोडिंगर ने बताया हुआ था। ठीक है इतना। और बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये 2D प्लेन में मोशन ना करते हुए ये एक 3D मोशन करता है। क्लियर, 3 डायमेंशनल मोशन करता है। और 3 डायमेंशनल मोशन जो होता है ये तुम्हारे स्पेस में ही हमेशा होगा। क्लियर, स्पेस में ही 3 डायमेंशनल मोशन होता है। 3 डायमेंशनल मोशन एक इलेक्ट्रॉन का होने वाला होगा। क्लियर। और प्लेस उसका नहीं पता, कहां पे मिलता है इलेक्ट्रॉन, इसका सिर्फ फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी पता है कि कहां पे या किस रीजन पे एक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझो, ये जो इसने 3 वेरिएबल्स निकाले हुए थे एक्स वाई और जेड का जो वैल्यू निकाला हुआ था, इनसे 3 क्वांटम नंबर्स इसने डिराइव किया आगे चल करके, या फिर इन 3 वेरिएबल से आगे चल करके 3 क्वांटम नंबर्स डिराइव होते हैं। और यही जो 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले होंगे। क्लियर। ये जो क्वांटम नंबर्स होने वाले रहेंगे ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले होंगे। अब इन्हीं तीनों वेरिएबल से, फ्रॉम दीज 3 वेरिएबल्स, या फिर 3 क्वांटम नंबर्स आर इंट्रोड्यूस्ड to give the complete information, to give the, ऐसे लिखो, सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखो, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ये एक और क्वांटम नंबर से आता है। तो एक काम करते हैं, 3 क्वांटम नंबर्स आर इंट्रोड्यूस टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर। गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ये जो 3 क्वांटम नंबर से, नेक्स्ट पेज में, ये जो 3 क्वांटम नंबर से, ये जो 3 क्वांटम नंबर से सबसे पहले में हम लोगों ने देखना था इसमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड जो हम लोगों ने देखना था इसमें से ये हो जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर।
क्लियर, एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एल से, ठीक है। और थर्ड नंबर जो हम लोग को इसमें देखना था ये हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये एल पे डिपेंड करता है, तो कहीं कहीं पे इसका तुमको रिप्रेजेंटेशन एम देखने के लिए मिलेगा और कहीं कहीं पे एम एल ये देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोनों में से कुछ भी दिख जाए ये तुम्हारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए होने वाला होगा। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली में ये रिप्रेजेंट किस चीज को करता है अगर ये बोला जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा या तो शेल नंबर, ऐसे लिखो रिप्रेजेंट, वेट, शेल नंबर बोलो या फिर किसी किसी बुक में तुमको देखने के लिए मिलेगा ऑर्बिटल साइज, ऑर्बिटल साइज, क्लियर। अब एक चीज, जो टेबल तुमको बनवाया गया था वो टेबल अपने सामने में निकाल करके बैठना, क्योंकि मैं यहाँ पे और टेबल वापस से नहीं बनवाने वाला। अब मैं यहाँ पे तुमको एक एक क्वांटम नंबर के साथ में एक इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो हम लोग देखने वाले रहेंगे यहाँ पे, क्लियर इतना, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट शेल नंबर या फिर ऑर्बिटल साइज, ये उसको दिखाने वाला होगा। इसका जो वैल्यू रहता है n इज इक्वल टू 0 नहीं होता, तो n इज इक्वल टू कहां से हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 2 3, इस टाइप से ये n के वैल्यूज तुमको यहां से मिलने वाले रहेंगे, ये और आगे जा सकता है कहीं तक भी, क्लियर इतना, ठीक है। अब देखो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो रहता है इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। तो या तो इसको एंगुलर मोमेंटम या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, क्लियर। इसको एंगुलर मोमेंटम या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोला जाएगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एल का जो वैल्यू रहता है ये डिपेंड करता है, डिपेंड कैसे करेगा ये, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग एन का वैल्यू लिखते हुए चले तो एल के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, एन का वैल्यू अगर हम लोग लें 1 तो एल का वैल्यू जो रहता है ये इक्वल्स टू n माइनस 1 तक होता है, क्लियर, इक्वल्स टू n माइनस 1 तक होता है। तो एल का वैल्यू, n का वैल्यू अगर 1 होगा तो एल का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 0, n का वैल्यू अगर यहाँ पे 2 होगा, क्लियर, तब के केस में n l का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और 1, क्लियर। n का वैल्यू अगर 3 होगा तब के केस में l का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0 1 2, ठीक है। तो ये हो जाएंगे l के रिस्पेक्टिव वैल्यूज। अब यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर जो रहता है ये रिप्रेजेंट किस चीज को करता है अगर बोला जाए तो यहाँ पे ये हो जाएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल, या फिर ये दिखा जैसे इसने शेल नंबर दिखाया हुआ था तो ये रिप्रेजेंट करेगा सबशेल, क्लियर, ये रिप्रेजेंट करेगा सबशेल। अब ध्यान दो, पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे ये L लिखा हुआ है तो L जो है ये 0 1 2 3 4 ये जो हम लोग लिख रहे हैं L का वैल्यू 0 अगर होता है तो यहाँ पे जो सबसेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सबसेल को ये होता है S सबसेल, क्लियर, ये होता है S सबसेल। नेक्स्ट अगर यहाँ पे ये 0 है तो 0 भी यहाँ पे S सबसेल हो जाएगा और 1 जो रहता है ये रिप्रेजेंट करता है P सबसेल, 1 P सबसेल को रिप्रेजेंट करने वाला होगा। नेक्स्ट 3 n के लिए वैल्यू था तो l के लिए अगर 0 1 2 तीन वैल्यूज है तो यहाँ पे 0 जो है ये s सबशेल को दिखाएगा, 1 p सबशेल को दिखाएगा और 2 जो है ये d सबशेल को दिखाएगा, क्लियर। इसके बाद अगर 4 तक वैल्यू लेते हैं, एक काम करते हैं ले ही लेते हैं, वेट, क्योंकि f सबशेल तक तुमको पता होना चाहिए। ठीक, तो यहां से अगर n का वैल्यू हम लोग अगर 4 लेते हैं तब के केस में l के जो वैल्यूज हो जाएंगे ये हो जाएगा 0 1 2 3, क्लियर, 0 1 2 3। अब
जीरो का वैल्यू अगर है यहाँ पे तो इसके लिए हम लोग कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं, एस 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 सबशेल या एस, हाँ ये हो गया एस सबशेल। 1 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ से पी सबशेल, 2 के लिए हो जाएगा यहाँ से डी सबशेल, और 3 के लिए यहाँ से हो जाएगा ये एफ सबशेल। इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें से इतने को पहले एक एटम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, देखो अगर एक ही हम लोगों ने ये एक एटम एज्यूम किया तो, अच्छा वेट एक सेकंड, एक मान लो हम लोगों ने ये एक एटम एज्यूम किया, ये है उसका फर्स्ट शेल। क्लियर, यहां पे मैं इसका न्यूक्लियस भी एक बना लेता हूं, ये हो जाएगा इसका न्यूक्लियस और ये हो जाएगा इसका N इज इक्वल टू फर्स्ट शेल। क्लियर हो गया, फर्स्ट सब शेल, सॉरी शेल, फर्स्ट शेल। इसके बाद अगर हम लोग लेंगे N इज इक्वल टू 2, तो N इज इक्वल टू 2 पे ये हो जाएगा सेकंड शेल, ये हो गया N इज इक्वल टू 2 पे सेकंड शेल। नेक्स्ट N इज इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तब के केस में ये हो जाएगा इसका थर्ड शेल, ये हो गया इसका थर्ड शेल। क्लियर इतना, अब ध्यान दो यहां पे ये N इज इक्वल टू ये 1 है, यहां पे ये N इज इक्वल टू ये 2 है, और यहां पे ये N इज इक्वल टू ये 3 है। कितना क्लियर हो गया होगा, कितना क्लियर हो गया होगा, ठीक। N इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3, 3 शेल हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। N जो था ये तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। बार बार बोल रहा हूं टेबल ओपन करके बैठो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे टेबल में जितने भी नंबर तुमने लिखा हुआ था एक एक चीज डिस्क्रिप्शन के साथ में प्लॉट होने वाला है, ठीक है। देखो तो ये N इज इक्वल टू 1 2 3 हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पे मैं एक टेबल को यहाँ पे फिर से रिक्रिएट करता हूँ, ध्यान से। N का वैल्यू अगर 1, N का वैल्यू यहाँ से 2, N का वैल्यू यहाँ से 3, N का वैल्यू यहाँ से 4, तब के केस में L के जो रिस्पेक्टिव वैल्यू थे, अगर N का वैल्यू 1 है तो L का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 0। N का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो L का वैल्यू जो है ये हो जाएगा 0 और 1, ठीक। इसके बाद N का वैल्यू अगर 3 है तो L का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0 1 और 2, इसके लिए वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 3, ठीक है। इसको फिर लिख लेना भाई, इतना तक हम लोग अभी फिलहाल पहुंचेंगे भी नहीं। अब देखो N का जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को बोलने से, सबशेल को। अब ये है तुम्हारा पहले नंबर का शेल, इसके अंदर के रीजन को अभी एज्यूम कर लो कि वो है तुम्हारा सबशेल। क्लियर, सबशेल या फिर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का शेप। अब L का वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका शेप अगर देखेंगे तो ध्यान दो, एक और पेज निकालते हैं। आज मल्टीपल पेजेस के यूज होने वाले रहेंगे, पहले एकदम अच्छे से सुन लो समझ लो। मल्टीपल पेजेस के यूज होने वाले रहेंगे, एक पेज से अगर समझने की कोशिश करोगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये एक बार अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, अदरवाइज सबसे बड़ा बोझा लगता है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब L का वैल्यू अगर L का वैल्यू अगर 1 है, सॉरी L का वैल्यू अगर 0 है, तो ये सबशेल जो दिखाता है या ऑर्बिटल जो दिखाता है, और सबशेल, तो ये s ऑर्बिटल दिखाएगा। अगर ये 1 है तो ये p ऑर्बिटल दिखाएगा, अगर ये 2 है तो d, 3 है तो f, s p d, हाँ 3 है तो f, 4 है तो और ये आगे जाने वाला रहेगा। बस इतना दिमाग में बिठा करके रखो। अगर यहाँ पे हम लोग s ऑर्बिटल की बात करते हैं तो जनरली ये शेप होता है, शेप, शेप। एस ऑर्बिटल जो होगा या एस सबशेल जो होगा, इसका शेप जो होता है ये स्फेरिकल होता है, इस टाइप से। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, ऐसे ही समझ लो भाई। देखो ये हो जाएगा एस ऑर्बिटल बोलो या फिर एस सबशेल, सबशेल बोलो। क्लियर, एस ऑर्बिटल बोलो या फिर एस सबशेल बोलो, तो ये हो जाएगा एस ऑर्बिटल। अब यहां पे जैसे ये एस ऑर्बिटल हो गया, इसका जो शेप है ये स्फेरिकल है। क्लियर, पी ऑर्बिटल बोलो या फिर पी सबशेल अगर बोलोगे तो इसका जो शेप होता है ये हो जाएगा डंबल, डंबल से, इस टाइप से। ये डंबल से मतलब जो जिम वगैरह में डंबल उठाया जाता है तो ये हो जाएगा डंबल से।
क्लियर। डी ऑर्बिटल की अगर बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल या फिर डी सबशेल जो रहता है ये हो जाएगा तुम्हारा डबल डंबल शेप का। ठीक है, तो डबल डंबल कैसे बनाया जाएगा, यहां से देखो ध्यान से, एक हो गया ये और एक हो जाएगा ये, मतलब दो डंबल यहाँ पे यूज होने वाले रहेंगे, ये हो जाएगा डबल डंबल। क्लियर। और एफ सबशेल जो रहता है, अब ये यहाँ पे चार बना हुआ है, अब चार ऐसे और चार इसको और एज्यूम कर लो, बोलने का मतलब 8 फुल पत्ती बनने वाले रहेंगे उसमें। अब ड्रॉ करना वहां पे ये इम्पॉसिबल है, तो मैं ड्रॉ उसको नहीं करूंगा। स्ट्रक्चर जो बनने वाला रहेगा इसको हम लोग 8 फोल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। एट फोल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब ध्यान दो, ये एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल का शेप डंबल, डी ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल, और एफ ऑर्बिटल जो रहता है ये ऑक्टा, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल टाइप का ये दिखने वाला रहेगा। एट फोल्ड स्ट्रक्चर अभी के लिए उसको एज्यूम कर लो, एटम का पूरा स्ट्रक्चर बनाते बनाते तक ये तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दो, यहां से हम लोगों ने एस पी डी और एफ ऑर्बिटल के बारे में देख लिया। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करने वाला होगा, ध्यान से देखो। एक चीज और, ये अगर मेरे साथ साथ में लिखते हुए चल रहे हो तो अपने बीच बीच में लाइंस के स्पेसेस छोड़ते हुए चलना, क्योंकि इसमें अभी हम लोग फॉर्मूलेस भी जोड़ने वाले हैं। क्लियर, तो बीच में अपना स्पेस छोड़ करके रखना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो रहता है ये क्या चीज, जैसे ये इसने शेप ऑफ ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर दिया, ये जो रिप्रेजेंट करता है ये हो जाएगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब इसके जो वैल्यूज होते हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से, इसका जो वैल्यू होता है ये एल पे डिपेंड करेगा। अगर एल का वैल्यू यहाँ पे, एक काम करो, एल का वैल्यू यहाँ पे अगर 0 है तो एम के क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। एल का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 है तो एम का वैल्यू जो रहेगा ये हो जाएगा 0। ठीक है। एल का वैल्यू अगर 1 है तो एम का जो वैल्यू है ये हो जाएगा -1, 0 और +1। यहाँ पे 3 नंबर आ गया। ये जो है एक एक नंबर, यहाँ पे जो नंबर्स है, नंबर तुम्हारे ओरिएंटेशन को दिखाने वाले हैं। देखो ध्यान से, 0 लिखा हुआ है, बोलने का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है, एक नंबर बोलने का मतलब एक ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन का मतलब अगर है नहीं समझते तो ध्यान दो, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि वो कैसे, किस एक्सिस में वो, मतलब कि किस एक्सिस में वो डायरेक्टेड है। जैसे इस वाले अगर स्टाइलस को मैं ऐसे रखता हूं तो मान लो ये अभी एक्स एक्सिस में है, तो इसका ओरिएंटेशन अभी एक्स डायरेक्शन में हो गया। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे सीधा कर दिया तो ये अब वाई एक्सिस में आ गया, तब इसका जो ओरिएंटेशन है ये वाई डायरेक्शन में आ गया। इसको मैं तुम्हारे साइड में, जैसे इस साइड में रख दिया, इस साइड से, तब के केस में ये अब जेड डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गया, तो इसका जो अब ओरिएंटेशन है ये जेड डायरेक्शन में आ गया। तो ये होता है ओरिएंटेशन। क्लियर, कि कौन से एक्सिस में वो डायरेक्टेड है। आगे देखो, अगर यहाँ पे m का वैल्यू 0 है, बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल होगा। m का वैल्यू यहाँ पे 3 मिला हुआ है, 3 बोलने का मतलब यहाँ पे 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट, अगर इसका वैल्यू 2 है तब के केस में -2, -1, 0, +1, +2, 5 वैल्यूज आ गए। तो 5 वैल्यूज जो है 5 ओरिएंटेशन को दिखाने वाले रहेंगे। और वैसे ही जब इसका 3 नंबर लेते हैं तो ये -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, टोटल इसमें 7 ओरिएंटेशन मिल रहा है। तो अगर हम लोग थर्ड ऑर्बिटल, मतलब 3 नंबर बोलने का मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल को दिखा रहा था, एफ ऑर्बिटल को, तो एफ ऑर्बिटल जो बनता है, एफ ऑर्बिटल जो बनता है उसके टोटल 7 ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं। फिर डी ऑर्बिटल जो बनता है इसके टोटल 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं। पी ऑर्बिटल जो बनता है इसके टोटल 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं। क्लियर। और जो एस ऑर्बिटल बनता है इसके एक भी, और इसका सिर्फ और सिर्फ इकलौता ओरिएंटेशन पॉसिबल होता है। अब स्फीयर को तुम किसी भी डायरेक्शन में रख दो वो तो स्फीयर ही दिखेगा भाई, बात समझे। स्फीयर को किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो वो तुम्हारा स्फीयर ही दिखने वाला है। अब ध्यान दो, यहाँ पे एम के जो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज निकाला हुआ है, अब ध्यान दो एम के वैल्यूज कैसे लाएंगे। देखो, m का वैल्यू अगर 0 है, m का वैल्यू अगर 0 है
तो ये s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो m और l दोनों को ले लेते हैं, m और l का वैल्यू अगर 0 है, l का वैल्यू अगर 0 1 2 3, ध्यान दो m का वैल्यू इसके लिए कितना हो जाएगा 0, इसके लिए -1 0 और +1, इसके लिए -2 -1 0 +1 +2। उसका छोड़ो, अभी साथ साथ ओरिएंटेशन बनाने में हालत खराब हो जाएगा। 0 -1 0 प्लस, ये समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, ये s ऑर्बिटल l इज इक्वल टू, अगर ये 0 है बोलने का मतलब ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये d ऑर्बिटल और ये f ऑर्बिटल। f को तो अभी छोड़ ही दो। s ऑर्बिटल जो रहेगा ये तुम्हारा कैसे दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ ये गोला। s ऑर्बिटल जो ये कैसे दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ ये गोला। ये हो गया s ऑर्बिटल, क्लियर। इसके अलावा इसका और दूसरा और कोई ओरिएंटेशन पॉसिबल ही नहीं है। p ऑर्बिटल देखो, p ऑर्बिटल देखो, एक तो p ऑर्बिटल हम लोग बना सकते हैं इस टाइप से जो y डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो। दूसरा p ऑर्बिटल हम लोग बना सकते हैं इस टाइप से जो x डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो। और थर्ड जो ऑर्बिटल बनता है, मतलब तीसरा जो ओरिएंटेशन बनता है, इसको हम लोग टेढ़ा बनाते हैं क्योंकि ये 3 डायमेंशनल हम लोग को देखना है, क्लियर। तो तीसरा जो ऑर्बिटल बनेगा ये इस टाइप से बनने वाला होगा। तो इसको अगर हम लोग एक साथ लिखें तो एक साथ कैसे आएगा, देखो ये हो गया x, ये y और ये z। तो इस टाइप से इसका ऑर्बिटल p ऑर्बिटल बनने वाला रहेगा, जिसमें से इसको हम लोग बोलते हैं px, इसको हम लोग बोलेंगे py और इसको हम लोग बोलेंगे pz, क्लियर। इसको हम लोग बोलेंगे pz। तो टोटल 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं p ऑर्बिटल के। इतना समझ में आ गया। अब अगर इसको एक्सिस में लिखोगे तो इसको एक्सिस से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो ध्यान से। अगर इसको एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया, वेट, ये हो गया इसके लिए एक्स एक्सिस मान लो, ये इसके लिए ये हो जाएगा ये वाई एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा इसमें से जेड एक्सिस, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें से जेड एक्सिस। तो टोटल ये 3 एक्सिस में रिप्रेजेंटेड है। अब इसको अगर हम लोग इसमें से इस वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये हो गया एक्स एक्सिस के लिए, ये हो जाएगा वाई एक्सिस के लिए, और यहां से ये आ जाएगा अब जेड एक्सिस। ये क्लियर हो गया। तो 3 टाइप के इसमें से ओरिएंटेशन पॉसिबल है, 3 टाइप से, ये एक्स डायरेक्शन के लिए, ये वाई डायरेक्शन के लिए, ये जेड डायरेक्शन के लिए। एक चीज और नोट कर लेना, जरूरी नहीं है कि हम लोग एक्स वाई और जेड को इसमें जैसे लिखे हुए ऐसे ही लें। एक मिनट, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि पी एक्स को हम लोग यही लें, पी वाई को हम लोग यही लें, पी जेड को हम लोग यही लें। जनरली पी एक्स इसको हम लोग देखेंगे, उसको पी जेड जो रहता है वो जनरली हम लोग इसको लेते हैं। तो आगे में जब हम लोग इसके हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इसको क्लियर करवाऊंगा कि किसको कौन से डायरेक्शन में लेना है। अभी के लिए दिमाग में बस इतना ही बिठाओ, पी के 3 ओरिएंटेशन हो गए। अब डी ऑर्बिटल जो है इसके टोटल 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं, देखो ध्यान से कैसे। इसका एक काम करते हैं, वेट, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं। ठीक है, तो ये टोटल 3 ओरिएंटेशन इसके पॉसिबल हो गया। नेक्स्ट, ये तीनों को हम लोगों ने यहाँ पे कंबाइन करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे अब देखेंगे हम लोग कि इसके टोटल 5 ओरिएंटेशन कौन से पॉसिबल होंगे। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे वेट एक्सिस बना लेने दो।
चलो फिफ्थ ओरिएंटेशन बताऊंगा नीचे में, फिर एक ड्रॉ करके। अब यहाँ पे स्पेस ही नहीं है तो देखेंगे उसको। ध्यान दो, डी ऑर्बिटल जो बनता है, ये डी ऑर्बिटल कैसे बनेगा? सबसे पहले यहाँ पे तो एक तो एक्सिस वगैरह एज्यूम कर लेते हैं, जैसे मान लो कि ये अभी एक्स एक्सिस, ये एक्स, ये वाई एक्सिस, क्लियर। यहाँ पे इसको वाई और इसको जेड एक्सिस ले लेते हैं। अब एक्सिस भी तो अलग अलग रहेंगे भाई, ठीक है। तो जो तीन स्पेस मतलब तीन एक्सिस जो स्पेस बनाते हैं, उनमें से मैंने दो दो का एक्सिस लिया हुआ, बोलने का मतलब प्लेन लिया हुआ यहाँ पे। तो ये वाई जेड एक्सिस हो गया, यहाँ पे ये जेड एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये जेड एक्स या एक्स जेड जो लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये एक्स वाई एक्सिस हो जाएगा। एक और लेंगे वो भी एक्स वाई एक्सिस ही होने वाला, सॉरी हाँ, जो भी लेंगे एक्स जेड या वाई जेड कोई एक लेने वाले रहेंगे। ध्यान दो, सबसे पहले तो ये चार ओरिएंटेशन कैसे कैसे हैं ये ध्यान दो। अगर यहाँ पे डी का वैल्यू हम लोग, डी जो है इसको हम लोग एक्स वाई लेते हैं। सबसे पहले इसके जो पांच ओरिएंटेशन, सबसे पहले ओरिएंटेशन का नाम लिख रहा हूं, ये हो जाएगा डी एक्स वाई, ये हो जाएगा डी वाई जेड, ये हो जाएगा डी जेड एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर। एक और ओरिएंटेशन है डी जेड स्क्वायर, ठीक है, इसको बनाएंगे किसी एक साइड में। एक काम करते हैं यहीं पे बना लेते हैं, फिर बाद में नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वेट, इसको मैं यहाँ कोने में लिख दिया, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेना भाई। चलो यहां पे आ जाएगा ये डी का फिफ्थ नंबर, मतलब डी जेड स्क्वायर, ये होता है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक्स ले लिए, इसको जेड ले लिए। अब ध्यान दो यहाँ पे वो जो हम लोगों ने चार पत्ती देखा हुआ था, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है यहाँ पे देखो ध्यान से। अगर डी एक्स वाई प्लेन में है तब के केस में ये बनेगा इस टाइप से, तब के केस में ये बनेगा एक्स वाई प्लेन में, ये ठीक। अगर डी वाई जेड है तब के केस में ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप से, डी वाई जेड प्लेन में, ठीक है। डी जेड एक्स है तब के केस में ये डी जेड और एक्स, ये क्लियर। अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तब के केस में देखो, इसमें जो है ये क्वाड्रेंट्स में इसके पत्ती बने हुए हैं, यहां पे जो है ये एक्सिस में इसका पत्ती आने वाला होगा इस टाइप से, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और नेक्स्ट यहाँ पे डी जेड स्क्वायर जो है इसको हम लोग लेंगे सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में, और यहाँ पे ये एक डोनट टाइप मतलब एक रिंग टाइप का आता है, क्या होता है वो आगे में देखेंगे। तो ये हो जाएंगे टोटल 5 ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल। डी सबशेल के अंदर में 5 डी ऑर्बिटल होंगे, पी सबशेल के अंदर में 3 पी ऑर्बिटल होंगे, और एस सबशेल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक एस ऑर्बिटल होगा, क्लियर। एस सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब जो उसके साथ स्ट्रक्चर बनने वाले रहेंगे उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो मैं इन सारे के सारे ऑर्बिटल्स को एटम में फिट करके तुमको दिखाता हूं, ध्यान से। ये तो सारे के सारे ऑर्बिटल्स हो गए। अब इसमें मैं तुमको, ये तो सारे के सारे हम लोगों ने शेल यहाँ पे बनाया हुआ है, शेल के बाद अब हम लोग इस पे बनाएंगे सबसे पहले सबशेल। ध्यान दो, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए l का वैल्यू कितना है 1, और 1 बोलने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये है s। तो इस वाले ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं 1s, यहां पे हम लोग लिखते हैं ऑर्बिटल, ये हो जाएगा 1s, और यहाँ पे ये m के वैल्यूज लिखेंगे, तो m का वैल्यू भी यहाँ पे कितना था 0, ठीक है। अब 2 जो है 2 के लिए 0 और 1 आया है, तब के केस में 0 के लिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और 1 के लिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, 0 और +1, इतना समझ में आ गया। ये हो जाएगा s, ये इसमें से किसी को भी px ले लो, एक को py ले लो, एक को pz ले लो, अपने से, जरूरी नहीं है कि कौन सा क्या होने वाला है, ठीक है, किसी को भी कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तब के केस में इस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, क्योंकि ये सेकंड नंबर शेल का है,
ये पहले वाले नंबर शेल का था तो इसको हम लोगों ने 1s ले लिया। पहले इसको ड्रॉ करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करके तुमको बताता हूं। ये हो गया पहला सबशेल। पहला सबशेल बोलने का मतलब ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0 का वैल्यू ये हो गया। और इस सबशेल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसको हम लोग बोल रहे हैं 1s, तो यही जो ऑर्बिटल अंदर में तुमको दिख रहा होगा ये हो जाएगा 1s। क्लियर। अब सेकंड नंबर देखो, अब हम लोग उतरे सेकंड नंबर शेल में। सेकंड नंबर शेल में सबसे पहले तो एक जीरो ऑर्बिटल है। जीरो ऑर्बिटल है बोलने का मतलब यहाँ पे एक s ऑर्बिटल ही आएगा। एक तो ये s ऑर्बिटल आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे 2s। यहाँ पे जो येलो कलर में लिखा हुआ है ये हो जाएगा 1s, 1s ऑर्बिटल। ये जो है ये हो जाएगा ये 2s ऑर्बिटल। पूरा जो है ये है शेल। शेल के अंदर में जो स्पेस होगा, जो रीजन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल। और ये हो जाएगा सेकंड शेल का s ऑर्बिटल, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2s ऑर्बिटल। क्लियर। इसके बाद सेकंड शेल में ही p के भी ऑर्बिटल है, p के, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा यहां से 2s, ये हो गया यहां से 2s, और ये हो जाएगा 2p। अब ध्यान दो, 2p क्या है, 2p क्या है, सबशेल है, लेकिन 2p सबशेल में टोटल 3 ऑर्बिटल से क्या क्या हो जाएंगे, 2px, 2py और 2pz। अब इन तीनों ऑर्बिटल्स को इसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान दो। देखो, क्योंकि पहले वाले ऑर्बिटल में, पहले वाले शेल में p ऑर्बिटल नहीं है, तो p ऑर्बिटल इसके लिए नहीं बनाएंगे, p ऑर्बिटल हम लोग बनाएंगे दूसरे के लिए। देखो ध्यान से, एक आ जाएगा ये px, इमेजिन हुआ, ये सेकंड शेल में आएगा। पहले वाले शेल में p ऑर्बिटल ही नहीं है, पहले वाले शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल था, s ऑर्बिटल, वो हम लोगों ने बीच में ड्रॉ कर लिया। सेकंड वाले में 3 ऑर्बिटल्स p के मिलने वाले, एक तो s ऑर्बिटल हम लोगों ने स्फेरिकल बना लिया। अब इसी में p ऑर्बिटल तुम्हारे 3, मतलब उस शेप के 3 रीजन्स हैं। क्लियर। तो एक हो जाएगा ये px, एक हो जाएगा यहां से ये pz, सॉरी py या pz जो लेना चाहो, और एक आ जाएगा यहां से ये pz। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया होगा। अब ये सेकंड शेल तक का भी हम लोग का काम कंप्लीट हुआ है। अब थर्ड शेल में उतरते हैं, देखो ध्यान से। थर्ड शेल में अगर उतरेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, वेट। थर्ड शेल में उतरते हैं, 0, 1 और 2। अब ध्यान दो, अगर 0 है l का वैल्यू, तो m का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ 0, तो ये हो जाएगा 3s, 3s ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल तीसरे नंबर पे मिलेगा, तो 3s ऑर्बिटल पहले बनाओ। ये हो गया 3s ऑर्बिटल। अब 3 में एक तो s ऑर्बिटल आ गया, फिर इसके बाद p ऑर्बिटल भी है, 1 है बोलने का मतलब क्या है, p ऑर्बिटल भी है, तो 1 है, तो ये हो जाएगा 3p, और 3p के फिर 3, एक 3px, एक हो जाएगा 3py, और एक हो जाएगा यहां से 3pz। क्लियर है, 3pz। और इसका जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, -1, 0, +1। एक को px, एक को py, एक को pz ले लेना। अब देखो, इसके लिए मैं यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल बना रहा हूं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, इसको ड्रॉ करते हैं। अच्छा चलो, ये विजिबल होगा, हाँ हो जाएगा विजिबल, वेट। अब देखो, इसके लिए पहले p ऑर्बिटल बनाएंगे, तो p ऑर्बिटल इसके लिए कैसे बनेगा, ये हो जाएगा इसी के ऊपर ऊपर, ये हो जाएगा 3px, ये हो जाएगा 3py, जो लेना चाहो, इसको px ले लो, py ले। अच्छा वो थोड़ा बाहर निकल गया, बाहर नहीं निकलता, वो उसी ऑर्बिटल का, मतलब उसी शेल के अंदर में होगा। इसके बाद फिर 3pz, ये कितना क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। अब मेरे को थोड़ा सा सोच करके बताओ कि इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में अब टू बोलने का मतलब क्या, डी ऑर्बिटल, ये तो एस ऑर्बिटल हो गया, ये पी ऑर्बिटल हो गया, अब डी ऑर्बिटल इसमें से आने वाला रहेगा। डी ऑर्बिटल को अब इसमें और कहां पे उसको
लिखा जाए, लिख भी दिया जाए, इसको ड्रॉ भी कर दूं तो तुमको दिखेगा क्या उसमें, थोड़ा सा एज्यूम करो। इसी ऑर्बिटल में मतलब n इज इक्वल टू 3 वाले ऑर्बिटल में ही अब तुम्हारा d सब शेल भी होगा, और d सब शेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक, अब वो पांचों ऑर्बिटल्स को इसमें इमेजिन करने का बस कोशिश ही कर सकते हो, ड्रॉ अपने से होगा नहीं। ठीक है, तो अब उसको इमेजिन करने का ही बस कोशिश करो भाई कि इसमें जो है वो तुम्हारा ऑर्बिटल कैसे दिखने वाला होगा। और यही जो एटम का स्ट्रक्चर है इसको मैंने तुमको पिछले वाले क्लास में दिखाया था, एक बार फिर से हम लोग उसको देख लेते हैं, देखो ध्यान से। ये स्ट्रक्चर मैंने तुमको दिखाया था एटम के ऑर्बिटल्स को लेकर, विजिबल है, अब विजिबल होगा। और अब पिछले वाले क्लास में तो इसका कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा हुआ रहेगा, अब ये पूरा स्ट्रक्चर तुमको एक एक करके समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन सा जो पार्ट है वो किन किन चीजों को रिप्रेजेंट किया हुआ है इसमें। सबसे पहले बीच में एक छोटा सा जो गोला दिख रहा है ये हो जाएगा न्यूक्लियस, इसके बाद पहला शेल, पहले शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल वो है एस ऑर्बिटल और वो भी स्फेरिकल है तो वो उसी के अंडर में आ गया। उसके बाद फिर सेकंड शेल में टोटल दो सब शेल कौन कौन से, एस और पी। एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल 2s और p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स 2px 2py 2pz। ठीक है, इसके बाद फिर जब थर्ड शेल में उतरेंगे तो थर्ड शेल में टोटल 3 सब शेल कौन कौन से हो जाएंगे, एक s एक p और एक d। s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल s ऑर्बिटल, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स px py pz और d सब शेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। क्लियर है, dz स्क्वायर। अब ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल्स बोलने का मतलब वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फाइंडिंग होते हैं। अब ध्यान दो, ये है एक्चुअली में वो ऑर्बिटल्स मैंने तुमको पिछले बार में बताया था, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर वाला जो है वो इस टाइप से है, एफ ऑर्बिटल। अगर लिखना चाहो तो इसको बनाना चाहो तो किसी का अगर हिम्मत हो तो बना सकते हो, एग्जाम वगैरह में कहीं पे नहीं पूछा जाता, सिर्फ अपने खुद के समझने के लिए होता है। देखो ध्यान से, एस ऑर्बिटल सिर्फ एक ओरिएंटेशन, उसका तो कैसे भी घुमा लो वो स्फीयर ही दिखने वाला होगा। पी ऑर्बिटल का टोटल 3 ओरिएंटेशन, ये एक्स डायरेक्शन में दिखा रहा है, ये जेड डायरेक्शन में दिखा रहा है और इसमें ये वाई डायरेक्शन में दिखा रहा है। क्लियर, तो ये एक हो जाएगा पी एक्स पी वाई पी जेड। डी ऑर्बिटल जो है इसके टोटल 4 ओरिएंटेशन, डी इसमें रिप्रेजेंटेशन अलग से किया हुआ है, ये -2 -1 0 1 2 मतलब वो जो नंबर्स हम लोग लिखे हुए थे उससे किया हुआ है। बट अगर एक्सिस में अगर उसको डिवाइड करोगे तो एक्स वाई वाई जेड, देखो ध्यान से, ये प्लेन में है, प्लेन में कहां गया, हाँ ये प्लेन में है, प्लेन में है बोलने का मतलब कहा, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, वो जो है इसमें से ये देखो ये एक्सिस में आ रहा है। क्लियर, तो किसी को भी कुछ भी नंबरिंग दे सकते हो, 8 डी जेड स्क्वायर जो देखे हुए थे ये है डी जेड स्क्वायर। बोला था उसमें से मैंने कि इस टाइप से डंबल बनता है और बीच में एक रिंग बनाना होता है, तो ये डंबल बन गया और बीच में एक रिंग होता है, तो ये डी जेड स्क्वायर का ऑर्बिटल है। क्लियर है, डी जेड स्क्वायर का ये ऑर्बिटल होगा। इतना क्लियर हो गया होगा कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक एटम जो रहता है इसका कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे नहीं है, सोचो अभी तक हम लोग सिर्फ वो ऑर्बिटल तक पहुंचे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी है। अब ये जो हम लोगों ने एटम बनाया हुआ है वो तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मिलने के प्रोबेबिलिटी को ही दिखाने वाले हैं। अगर एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल में इस टाइप से इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, पी ऑर्बिटल में फिर आगे में देख लेंगे कैसे मिलेगा, वो आगे के टॉपिक में आएगा। देखो ध्यान से, इस टाइप से ये है एस ऑर्बिटल, दिख रहा होगा। इसके बाद ये है पी ऑर्बिटल, ये भी है पी ऑर्बिटल, ये एक एस ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, एस ऑर्बिटल पी पी, इस टाइप से इसमें बहुत सारे ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है अलग अलग तरीके से। ये फिलहाल अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, इसको मारो गोली, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें से। फिर इतने में किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो, मैं एक बार नाम भी लिख देता हूं भाई यहाँ पे।
ये हो गया ये, अब नाम इसमें लिखे कहाँ पे, चलो लिख दे यहीं पे, ये हो जाएगा 2px, ये हो जाएगा 2py, ये हो जाएगा 2pz, किसी को भी अभी कुछ भी मान लेना चल जाएगा, ये हो जाएगा 3px, ये हो जाएगा 3py, ये हो जाएगा 3pz, क्लियर। अब और ये तो हो जाएगा ये 2s, यहाँ पे ये अंदर वाला ये 1s, और ये बाहर में ये हो जाएगा ये 3s, क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप किए जाते हैं ये भी अभी हम लोग को देखना है, तो इतना क्लियर हो चुका रहेगा। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं, बढ़ते हैं इसके फोर्थ नंबर क्वांटम नंबर पे, फोर्थ क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर जो था इसमें से ये था स्पिन क्वांटम नंबर। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो या तो क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा होगा, तो दो रोटेशन से इलेक्ट्रॉन्स के पॉसिबल होते हैं। स्पिन बोलने का मतलब वो अपने ही एक्सिस पे जो रोटेट करेगा, जो सराउंड कर रहा होगा न्यूक्लियस को और जो घूम रहा होगा वो उसका रेवोल्यूशन है। अगर वो सर्कुलर पैटर्न पे अगर घूमता तो रेवोल्यूशन करता वो, और रोटेशन बोलने का मतलब खुद के एक्सिस में स्पिन करना, क्लियर। तो खुद के एक्सिस में उसका स्पिन दो तरीके से हो सकता है, एक तो क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पिन ऑफ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको रिप्रेजेंट हम लोग एस से किया हुआ है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है इसको हम लोग दो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हो जाएगा +1/2 और दूसरा -1/2। दोनों में से कौन सा नंबर क्लॉकवाइज के लिए, कौन सा नंबर एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ये किसी को नहीं पता, मतलब ये ऐसे ही हम लोग मान करके चलते हैं। जैसे यहाँ पे जो हम लोगों ने नंबर लिखा हुआ था, यहाँ पे जो हम लोगों ने ये नंबर लिखा हुआ है, कहाँ गया ये, -1 0 और +1, कोई सा भी px हो सकता है, कोई सा भी py, कोई सा भी pz हो सकता है। यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे ये -2 -1 0 +1 और +2, ये जो 5 नंबर लिखे हुए हैं कोई सा भी किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वैसे ये इन दोनों में से कोई सा भी नंबर क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज दिखाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज दिखाएगा, ठीक, दोनों ही एक एक टर्म को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे। यहां पे बस तुमको दो फॉर्मूलेज और देखने हैं, फिर क्वांटम नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट एक थ्योरी के बाद, मतलब एक थ्योरी के बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दो। अब हम लोगों ने जो पहले वाले पेज में लिखा हुआ है, यहाँ पे कभी कभी तुमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम मतलब ये एजीमुथल क्वांटम नंबर से आ रहा है, और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए दिया जाता है। तो दो चीजें बस दिमाग में बिठाना, दो फॉर्मूलेज है बस, क्या हो जाएगा, नोट करके नीचे में लिख लेना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहां से आया हुआ है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर से, ठीक है। यहां से एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू होता है √L L+1, ठीक है, और ये हो जाएगा h/2π, ठीक। वहीं स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, ये पहले नंबर पे, ये एक निकालने के लिए ये आ सकता है, दूसरा स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये आता है स्पिन क्वांटम नंबर से, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा सेम फॉर्मूला है, बस एस एस यहाँ पे आ जाएगा, एस एस इज इक्वल्स टू √S S+1 और ये h/2π, ठीक है। इसको लिखो पहले, ये फॉर्मूले को वहां पे लिखो तो जल्दी,
फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जल्दी जल्दी। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हम लोग देखे थे, ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिटेलिंग हम लोगों ने देखा हुआ था। अब ध्यान दो, इसके बाद हम लोगों का एक प्रिंसिपल आता है, एक प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसी क्वांटम नंबर से रिलेटेड लिखो, ये नोट डाउन करने के लिए, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक सेकंड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्या लिखे हुए हैं वहां? हाँ ठीक है, ठीक। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या बोलता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have all 4 quantum numbers equal. ऑल 4 क्वांटम नंबर्स इक्वल। इसके बोलने का मतलब ये है कि किसी भी एक एटम के कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ले लेते हो, कोई से भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हो, तो उनके चारों ही क्वांटम नंबर जो है वो इक्वल नहीं हो सकते। अब ध्यान दो यहाँ पे, जैसे मान लो कि हम लोग क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं, तो क्वांटम नंबर्स निकालेंगे कैसे? कहां गया एटम हमारा, कहां भाग गया भाई एटम? हाँ ये यहाँ पे देखो, मान लो कि अच्छा ये तो ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखा जाता है, कैसे भरा जाता है, ये भी एक बार लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर उतरते हैं। देखो ध्यान से, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, नेक्स्ट लिखेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, लिखना इस पे, एन ऑर्बिटल कैन हैव two electrons at most. टू इलेक्ट्रॉन्स एट मोस्ट, क्लियर? मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्स टू मैक्स 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ध्यान दो, कहां गया हम लोगों का एटम, ये है। अब देखो मैं यहाँ पे अब भाई बता रहा हूं, बस सुनने देखो ध्यान से। ये जैसे पहला वाला एस ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, कहां पे मिलेगा ये नहीं पता, मैंने बस तो ड्रॉ कर दिया है। तो 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ये जैसे 2px है, 2px में 2 ही इलेक्ट्रॉन मिल सकता है मैक्स टू मैक्स, मिनिमम में 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 2। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वापस चला जाएगा। ये 2px, इससे 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मान लो देखो, मान लो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मैं कैसे फिलअप करूंगा? पहले एस ऑर्बिटल को दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पी ऑर्बिटल को देंगे, ये बाहर वाले फिर एस ऑर्बिटल को देंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और चले गए। फिर 2p ऑर्बिटल को देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, क्लियर? तो एक ऑर्बिटल में मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब अगर तुमको ऑर्बिटल को इस शेप में बना करके बार बार इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिलअप करने के लिए बोला जाएगा, तो साइंस छोड़ करके तुम चुपचाप ह्यूमैनिटी ले लोगे, है ना? तो इतना इतना जो 5 इस पे किए हुए हैं, इतना जो 5-15 इस पे किया हुआ है, ये सब हम लोग को नहीं करना रहता। ऑर्बिटल फिलअप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक डब्बा बनाएंगे, और वो जो डब्बा है वो तुम्हारे सारे ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो डब्बा कैसे बनाया जाएगा, देखो फिलिंग ऑफ एन ऑर्बिटल कैन हैव एट मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सबसे पहले एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डब्बे से दिखाएंगे। अगर ये पहले शेल का है तो 1s, अगर ये दूसरे शेल का है तो 2s, अगर ये तीसरे शेल का है तो 3s, और ऐसे करते हुए ये आगे जाएगा, क्लियर? पी ऑर्बिटल,
अगर पी ऑर्बिटल दिखाना है तो अगर, क्योंकि पी ऑर्बिटल जो है ये पहले वाले में रहता नहीं है, पहले वाले शेल में होता नहीं है, सेकंड वाले शेल से आएगा ये, तो यहां से हो जाएगा 2p, तो 2p में टोटल 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, कौन कौन से, एक हो जाएगा px, एक हो जाएगा py, एक हो जाएगा pz। 3 में फिर आएगा सेम, तो 3 में भी p ऑर्बिटल होता है, तो 3 के p ऑर्बिटल में ये क्या हो जाएगा, ये 3p है पूरा तीनों, एक हो जाएगा 3px, एक हो जाएगा 3py और एक हो जाएगा 3pz, ये 2px 2py 2pz है। क्लियर। अब अगर बात करें हम लोग डी ऑर्बिटल की, अब अगर बात करें हम लोग डी ऑर्बिटल की, तो डी ऑर्बिटल कैसे बनेगा, पहले वाले शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता, दूसरे शेल में भी डी ऑर्बिटल नहीं होता, ये सीधा तीसरे शेल में तुमको देखने के लिए मिलेगा, डी ऑर्बिटल सीधा तीसरे शेल में देखने के लिए मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3d, तो डी ऑर्बिटल के टोटल 5 ओरिएंटेशन, तो 5 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहां पे ये हो जाएगा 3dx 3dxy 3dyz 3dzx, ये हो जाएगा 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 3dz स्क्वायर, तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स हो गए डी के लिए। इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर, इतने में कोई डाउट नहीं। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कैसे किया जाता है इन ऑर्बिटल्स में, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कैसे किया जाएगा ध्यान दो, जैसे मान लिया हम लोगों ने कोई सा भी एक ऑर्बिटल लिया, ये इस ऑर्बिटल में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे ऊपर के एरो के साथ और एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ऐसे नीचे के एरो के साथ, कहीं कहीं पे इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है, एक ये एरो एक ये एरो, मतलब दोनों साइड में देना नहीं पड़ता, तो दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ दिया हुआ है, बोलने का मतलब या तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर इसको क्लॉकवाइज मानते हो तो जो एरो डाउनवर्ड दिखा रहा होगा वो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज मानोगे तो जो एरो डाउनवर्ड दिखा रहा है वो तुम्हारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग, इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप किया जाता है एक ऑर्बिटल में, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोगों ने पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखा हुआ था, तो उसने क्या बोला था कि किसी भी एक ऑर्बिटल में या किसी भी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे ये इनके चारों ही क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते। अब जैसे मान करके चलो 1s ऑर्बिटल हम लोगों ने लिया, अभी हम लोगों ने 1s ऑर्बिटल लिया, ये सबसे अंदर वाले ऑर्बिटल लिया, और हम लोग ये मान करके चलते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, ये देखो कैसे निकाल रहे हैं। देखो 1s ऑर्बिटल, तो 1s ऑर्बिटल बोलने का मतलब इसका n का वैल्यू निकालना है, l का वैल्यू निकालना है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है n l m और एक s आ जाएगा, तो इसमें जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले वाले शेल में ही है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का वैल्यू हो जाएगा 1 और इसके लिए भी हो जाएगा n का वैल्यू 1, n का वैल्यू अगर 1 होता है तो l का वैल्यू 0 ही होता है, ये तो और दूसरा कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे l का वैल्यू इसके लिए भी 0, l का वैल्यू इसके लिए भी 0 हो जाएगा, l का वैल्यू अगर 0 है तो m का जो वैल्यू होगा ये क्या हो सकता है, ये भी 0 ही होगा, तो इसके लिए इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू 0 और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी m का वैल्यू 0 हो गया, क्लियर। s का वैल्यू अब यहाँ पे देखो डिफर कर जाएगा, ये 3 क्वांटम नंबर जो है ये इक्वल कर गए, ठीक है, सेम ऑर्बिटल सॉरी सेम शेल के सेम सबशेल के सेम ऑर्बिटल में रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स के 3 क्वांटम नंबर जो है ये इक्वल कर गए, क्लियर। इसके बाद 4th क्वांटम नंबर जो है एक का अगर +1/2 लिखोगे तो दूसरे का -1/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज में जा रहा है, खोल दे उसको, एक क्लॉकवाइज दिखा रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बोलता है कि किसी भी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते,
ये हम लोगों ने सेम ऑर्बिटल तो सेम शेल लेकर के हम लोगों ने दिया हुआ है। अगर डिफरेंट शेल लेकर के चलोगे तो उसका तो पहला ही क्वांटम नंबर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने 1s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन लिया और 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, और दोनों का मान लो डायरेक्शन जो है ये क्लॉकवाइज ही है, दोनों का डायरेक्शन जो है ये क्लॉकवाइज है। तब के केस में देखो n का वैल्यू इसके लिए कितना हो गया 1, n का वैल्यू इसके लिए कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2s बोलने का मतलब सेकंड शेल का ये सब शेल है, और 1s बोलने का मतलब फर्स्ट शेल का ये सब शेल है। क्लियर? तो ये पहला ही नंबर इसमें डिफर करेगा, तो इसमें आगे की चेक करने का और जरूरत ही नहीं है। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर ये 3 क्वांटम नंबर इक्वल हो भी जाते हैं, तब के केस में भी जो फोर्थ क्वांटम नंबर है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, ये तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। ठीक है, क्लियर? तो इस हिसाब से हम लोगों को क्वांटम नंबर फाइंड आउट करने होते हैं। आ गया बात इतना समझ में? क्लियर? देखो भाई, अगर इतने में कुछ डाउट हो तो पहले देख लो, पहले डाउट देख लो। मैं एक बार फिर से सारे पेजेस निकाल देता हूं। ये फर्स्ट पेज, इसमें हम लोगों ने देख लिया कि श्रोडिंजर का इक्वेशन में ये अब देखो एक चीज, एक्स वाई जेड ये तो 3 क्वांटम नंबर्स बता दिए, और जो फोर्थ क्वांटम नंबर था वो उसके स्पिन को दिखा रहा था। अब ध्यान दो, एक्स का वैल्यू यहां से निकालेंगे, वाई का वैल्यू यहां से निकालेंगे, जेड का वैल्यू यहां से निकालेंगे, तीनों के वैल्यू को आर के जगह पे जब पुट किया जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन के का पोजिशन जो है ये मिल जाएगा। समझे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे हो सकता था, ये पता चल जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा उसका ताम झाम। क्लियर है? तो ये था पहला ये था पहले वाले पेज का। सेकंड वाले पेज में हम लोगों ने देख लिया कि 3 क्वांटम नंबर जो थे, इनमें से कौन कौन से नंबर किन किन चीजों के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद के पेज में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ही देख लिया, एक एटम का किस हिसाब से हो सकता है। अब ये ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स बोलने का मतलब रीजन, वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांसेस है। अब इलेक्ट्रॉन कहां पे है नहीं पता, हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये भी दिमाग में बिठा करके रखना। नेक्स्ट, इसमें हम लोगों ने देखा कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप होता कैसे, ये 8 फोल्ड स्ट्रक्चर है, इसको देख लेना, मैंने वहां पे डायग्राम पे दिखाया था, बनाने का इच्छा हो तो बना सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोगों ने ओरिएंटेशंस देख लिए कि एक एक ऑर्बिटल्स जो रहते हैं इनका ओरिएंटेशंस होते कैसे हैं, ये हो गया सारा कुछ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 फॉर्मूले देख लिए, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन तुमको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे देख लिया कि ऑर्बिटल्स जो रहते हैं इनको हमको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो एक डब्बा बनाओगे, एस ऑर्बिटल के लिए 1 डब्बा, पी ऑर्बिटल के लिए 3 डब्बे, और डी ऑर्बिटल के लिए 5 डब्बे, एफ ऑर्बिटल आ जाएगा तो टोटल 7 डब्बे बनाने हैं, 7 डब्बे। हालांकि ये डब्बे भी हमको नहीं बनाने, हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। फाइनली हम लोग को वही सीखना है इस चैप्टर में, फाइनली हमको वही सीखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के बाद ये सब भी हम लोगों को और यूज नहीं करने हैं। तो अगले वाले क्लास में हम लोग का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक का थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। हो सकता है एक आध क्लास और न्यूमेरिकल के लिए चला जाए, अदरवाइज कल तुम्हारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला होगा। आ गया इतना समझ में? ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब इसको वेट करके लिखवाने का और टाइम नहीं है, मैं क्लास अब ऑफ करने जा रहा हूं। सारे के सारे नोट्स वीडियो में वापस जाओ और एक एक टॉपिक पेज बाय पेज वापस आते चलो उसमें, और सारे पेजेस को कवर करते हुए सारे नोट्स अपना जो है ये कंप्लीट कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे सेशन एंड करने जा रहा हूँ। और जो भी डाउट रहेगा इसको कल डाउट को लेकर के रखना।